जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम यूजीसी नेट जून 2025 का एनालिसिस भाग 2 देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो इवान इलीच ने यह तर्क दिया कि आधुनिक चिकित्सीय व्यवहारों पद्धतियों ने औषधि जन्य के कारण अधिक हानि पहुंचाई है। वह 3 प्रकार के औषधि जनन की अवधारणा की बात करते हैं। तो कौन कौन सी? तो इन्होंने बात की है नैदानिक औषधि जनन, सांस्कृतिक औषधि जनन और सामाजिक औषधि जनन की जो है इवान इलीच बात करते हैं। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ए, बी, डी। अगला है मैक्स वेबर ने शब्द वर्ग या वर्ग के लिए उपयोग उन लोगों को संदर्भित किया है जिनका समान स्तर, कैसा समान स्तर हो कि एक वर्ग में रखा जाएगा। तो मैक्स वेबर क्या क्या प्रयोग करते हैं? उन्होंने कहा कि सबसे पहले शिक्षा की बात तो नहीं की है, तो ए निगलेक्ट कर देंगे तो वहाँ एक ऑप्शन हमारा चला जाएगा। तकनीकी कौशल की बात नहीं किया है उन्होंने, तो डी भी निगलेक्ट कर देंगे तो हमारा ए भी चला जाएगा। तो बात करते हैं मैक्स वेबर ने कहा कि समान आय वाले, समान स्तर या दर्जे वाले और संपदा, जिनके पास समान संपत्ति हो, जैसे कि एक जैसे स्टेटस वाले जैसे बिजनेसमैन वगैरह हो गए, तो उनको एक वर्ग में रखा है। तो आय, स्तर और संपदा की बात करते हैं, बी, सी, ई। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला है परिकल्पना के परीक्षण में मुख्यतः क्या सम्मिलित होता है परीक्षण करते समय? तो अपने अभिग्रहण का सूत्रीकरण सही सम्मिलित होता है, आवश्यक डेटा को इकट्ठा लिया जाता है, या अभिग्रहण के विषय में निष्कर्ष के आहरण के लिए डेटा का विश्लेषण करता है। तो ए, बी, सी इसका राइट आंसर होगा। प्रथम वैकल्पिक प्रकल्पना का परीक्षण होता है करें तो नहीं, शून्य परिकल्पना का परीक्षण होता है, और निराकरणी परिकल्पना या का परीक्षण करें। तो यहाँ ज़्यादा जो एक्यूरेट आंसर है इसका ए, बी, सी हो जाएगा। अगला है फर्नांड दी सोसुरे के अनुसार भाषाई संकेत क्या है? 2 पारिभाषिक विशेषक कौन इन्होंने बताया है? तो देखो सासुरे और देरीदा, यहाँ बच्चों में कन्फ्यूजन हुआ था संकेतक और संकेतित, तो इसकी बात करते हैं देरीदा। कौन? देरीदा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है फर्नांड दी सोसुरे ने काहे की बात की है? तो भाषाई संकेत में उन्होंने स्वच्छाचारिता की बात की है और रैखिकता की बात की है। ए और डी यहाँ राइट आंसर होगा इसका। अगला है मार्क्सोलॉजी शब्द द्वारा गढ़ा या रचना किया गया है। तो मार्क्सोलॉजी शब्द की जो बात करते हैं कि डीपी मुखर्जी अपने आप को मार्क्सवादी के बजाय मार्क्स शास्त्री कहलाना पसंद करते हैं। अगला है प्रकार्यवाद के सैद्धांतिक प्रतिमान ने इस विचार को स्थिर किया है कि सामाजिक सशक्ति क्रम और स्थायित्व को बनाए रखने के लिए या इनको बनाए रखने के लिए किस पर निर्भरता बनी होती है? तो नैतिक मतैक्य की बात करते हैं। किसमें? नैतिक मतैक्य की बात। अगला है तो निम्नलिखित में से कौन सा सी लेविस्ट्रास के विनिमय के विषय में जो है सत्य है? कौन सा सत्य है पूछा गया है यहाँ पे, कौन कौन सा सही है? तो विनिमय बेहतर सामाजिक संरचना के एकीकरण के लिए इसके कार्यों के संबंध में देखना चाहिए। तो ये कहते हैं लेविस्ट्रास विनिमय की मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं को अस्वीकृत करते हैं। तो ये भी सही है कि इसके पहले की जो धारणाएं रही हैं उनको अस्वीकृत करके इन्होंने सामाजिक व्याख्यान पर ज़्यादा जोर दिया है, अलायंस की बात की है। अगला है इन्होंने इसे उपयोगितावादी अभिग्रहण का समर्थन किया है कि विनिमय के प्रथम सिद्धांत प्रकृति में वृत्तीय होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है लेविस्ट्रास का नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है? गलत है। विनिमय को केवल व्यक्तिगत प्रयोजनों के अर्थों में नहीं समझा जा सकता है। तो विनिमय से ये भी बात सही है, इन्होंने कहा व्यक्तिगत प्रयोजन न समझ के उसको एक सामाजिक स्टेटस के रूप में विनिमय को देखा है। इन्होंने कहा कि उससे सामाजिक स्थिति में वृद्धि में जो है योगदान होता है। विनिमय के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक लागत होती है
जो समाज संबंधों से जुड़ी होती है। तो उन्होंने कहा विनिमय का मुख्य आधार क्या है, सामाजिक संबंध का जुड़ाव होता है, तो ये भी सही है। तो ए, बी और डी, ई इसका जो है राइट आंसर होगा। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर सेकंड हो जाए। अगला है आत्मा के विकास के प्रस्तावनाओं के अनुक्रम के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। एक इसका है मीड का है, मीड ने आत्मा के विकास के क्या क्रम बताए हैं उसके लिए। तो मीड सबसे पहले बात करते हैं कि व्यक्ति बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है, अनुकरण। उसके बाद क्रीड़ा स्तर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे खेल स्तर, अर्थात क्रीड़ा मतलब प्ले स्टेज और खेल मतलब गेम स्टेज, और लास्ट में सामान्यकृत अन्य का अभिज्ञान मतलब जनरलाइज्ड अदर से जुड़ता है। तो होना चाहिए यहाँ सी, डी, ए, बी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी, डी, ए, बी। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एम एस राव किस आंदोलन से संबंधित हैं, तो एम एस राव ने SNDP आंदोलन का अध्ययन किया है। टीके उम्मन किस आंदोलन का अध्ययन करते हैं, तो सर्वोदय ग्रामदान आंदोलन, इनका अध्ययन टीके उम्मन करते हैं। दीपांकर गुप्ता जो है वह हमारे शिवसेना आंदोलन की अध्ययन करते हैं, और PN मुखर्जी नक्सलबाड़ी आंदोलन का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है हैबरमास का वैधता का संकट, लेजिटिमेसी क्राइसिस का तर्क क्या करता है या क्या कहता है। तो इन्होंने कहा कि राज्य राजनैतिक मुद्दों का जो है तकनीकी समस्याओं में अंतरण करना चाहता है। ये इन्होंने कहा इससे क्या होता है, वैधता का संकट आ जाता है, लेजिटिमेसी क्राइसिस। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं, इनमें सबसे पहले और बाद के अनुक्रम को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे डेट दिया गया है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पे सी, जो डेट के हिसाब से होना चाहिए। तो सबसे पहले सी आना चाहिए, गलत। सबसे पहले आएगा डी, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड। तो पहले जिसमें डी नहीं है उसको हटा देते हैं बच्चा। उसके बाद सी आ जाएगा मृदा क्रेडिट कार्ड। उसके बाद हमारा ई ऑप्शन आएगा कि परंपरागत कृषि योजना या जैविक कृषि प्रोत्साहन। और उसके बाद हमारा आएगा PM किसान कार्ड योजना फरवरी 2019 में। और सबसे लास्ट में हमारा आएगा 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी, DCEBA। तो क्या होगा DCEBA। अगला है मैच द कॉलम है। तो सबसे पहले अल्फ्रेड शूट्स किसकी बात करते हैं, तो लाइफ वर्ड की बात करते हैं। पियरे बोर्दियू सांस्कृतिक पूंजी की बात करते हैं। अगस्त काम्टे प्रत्यक्षवाद से जुड़े हुए हैं। और कार्ल मार्क्स हमारा विसंबंधन या अलगाव से जुड़े हुए हैं। तो 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 और 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2, 4, 3, 1। तो अल्फ्रेड से जीवन जगत 2 हो जाएगा। उसके बाद पियरे बोर्दियू सांस्कृतिक पूंजी मतलब बी का 4। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगस्त काम्टे प्रत्यक्षवाद और कार्ल मार्क्स विसंबंधन या अलगाव से। अगला है एमाइल दुर्खीम ने अपनी किस कृति में गिल्ड श्रेणी या गिल्ड समाजवाद का पक्ष समर्थन किया है। तो इनकी जो पुस्तक थी प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविल मॉरल्स में इन्होंने समाजवाद के गिल्ड या श्रेणी के सिद्धांत जो है उसका समर्थन किया है। तो यहाँ भी राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला है देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है डाउटफुल है या इसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं। तो
इन ए साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेस, ये पुस्तक है मालिनोवस्की की। तो इसमें उन्होंने बेसिक नीड की जो बात की है, तो कौन कौन सा बेसिक नीड है, तो देखो पहला तो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, बॉडी कंफर्ट मतलब आराम, हेजीमनी मतलब प्रभुत्व की बात नहीं की गई है, और मोमेंट की भी बात नहीं होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए। ए, बी और ई इसका आंसर होना चाहिए, और एनटीए ने इसका आंसर जो है थर्ड दिया है। कितना दिया है? थर्ड। तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंट या क्रांति किसी का जो है बेसिक नीड नहीं बताया है। किसने? मालिनोवस्की ने। उन्होंने कहा कि मेटाबॉलिज्म मतलब जैविक आवश्यकताओं की जो पूर्ति होनी चाहिए, बॉडी कंफर्ट होना चाहिए, शारीरिक आराम होना चाहिए व्यक्ति को, और शेल्टर मतलब आवास होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। हेजीमनी प्रभुत्व या क्रांति जो है इन्होंने बेसिक नीड की श्रेणी में नहीं रखा है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ए, लेकिन एनटीए ने दिया है थर्ड, ए, बी, डी। इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। अगला है, किसके अनुसार पूंजीवाद केवल शारीरिक श्रम बल्कि संवेगात्मक श्रम को भी बलपूर्वक लेता है, विशेष रूप से आतिथ्य मेजबानी क्षेत्र में होता है। तो पूंजीवाद केवल शारीरिक श्रम बल्कि नहीं संवेगात्मक श्रम को भी बलपूर्वक लेता है, ये किसने कहा है? तो ये अर्ली होचस्चाइल्ड ने कहा है। अगला है, किसने संस्कृति और सभ्यता में अंतर किया है? तो संस्कृति और सभ्यता में अंतर करने वाले सर्वप्रथम जो मानव वैज्ञानिक थे वो अल्फ्रेड वेबर थे। अगला है, किसने सामाजिक संरचना को वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना में वर्गीकृत किया है? तो रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं इसकी बात। अगला है, मैच द कॉलम है, ऑर्गेनिक एनोलॉजी मतलब सावयवी समरूपता की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ तो एक ही विकल्प से हो सकता है हो जाए, तो यहाँ राइट आंसर 4 होगा। सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब समानता का जो है व्यवस्था, समता की व्यवस्था जो है, ये किससे जुड़ा है? तो ये है विल्फ्रेडो पैरेटो। कॉन्शियसनेस यूनिवर्सलिज्म तो चेतना का सार्वभौमिकता की बात की है अगस्त काम्टे ने, और कॉजुअल फंक्शन एनालिसिस कारण प्रकार्यात्मक एनालिसिस की बात करते हैं इमाइल दुर्खी। तो यहाँ राइट आंसर 4 हो जाए इनका। अगला है, A.R. देसाई। तो भाई कहीं कुछ छूटा है। तो A.R. देसाई की जो कृतियां हैं उनको कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया जो इनकी पुस्तक आई है वह 1969 में आई है। कब? 1969 में। उसके बाद दूसरी पुस्तक है स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, एसे इन डिसेंट। उसके बाद है ए प्रोफाइल ऑफ इंडियन इस्लाम। तो और उसके बाद इनकी पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इनकी जो पुस्तक है वो 1946 में है। तो इनका दो अभी डेट हमें याद नहीं है, फिर भी ये लगभग बाद में ही आई थी। तो पहला जो आएगा डी हो जाएगा, तो इससे हमारा इसका आंसर होना चाहिए 4। क्या? डी, उसके बाद ए, फिर बी, सी। लेकिन यहाँ जो आंसर की में दिया गया है इसका आंसर वह 2 दिया गया है। क्या? सेकेंड, ए, डी, सी, बी, जो कि गलत है। तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1946, उसके बाद रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया 1969, उसके बाद इनकी पुस्तक आती है ए प्रोफाइल ऑफ इंडियन स्लम्स, और सबसे आखिरी में जो इनकी पुस्तक है स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन जो है चैलेंज के लायक
है। इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। तो अभी तक ये चौथा क्वेश्चन है जो कि चैलेंज किया जा सकता है। अगला है, शब्द सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म को किसने गढ़ा या दिया है या रचना की है? तो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म की रचना करते हैं हर्बर्ट ब्लूमर, जो कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड के शिष्य थे। और इसको प्रॉपर व्याख्या करने की बात की जाती है, जनक माने जाते हैं तो हर्बर्ट मीड, ब्लूमर है इसका राइट आंसर। अगला है, वह क्या है जो कि यह परिभाषित करे कि जो लोग उनकी जैसी पसंद रखने वाले लोगों को ही आकर्षित होना चाहते हैं। तो जैसे जो हमारी पसंद है वो किसी और की पसंद होगी तो हम उस व्यक्ति को लाइक करने लगेंगे। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे लोगों को समानुरागिता या होमोफिली कहते हैं। मतलब सेम फीलिंग होना किसी वस्तु या व्यक्ति को लेकर, तो उसको होमोफिली कहते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। अगला है, औपनिवेशिक भारत में करारबद्ध कामगार बगानी पर काम करने के लिए दुनिया भर में निम्नलिखित उपनिवेशों में पुनः संस्थानित किए गए थे। मतलब जब औपनिवेशिक भारत था तब भारत के जो मज़दूर लोग थे उनको काम करवाने के लिए अलग अलग जगह ले जाया जाता था। तो उसमें करारबद्ध कामगार बगानी पे काम करने वाले लोग किस किस देश में गए थे? तो ये हमारा सूरीनाम था, फिजी था और मॉरिशस था। क्या क्या? सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस। आज मॉरिशस में लगभग 50% से अधिक ऐसी जनसंख्या जो कि भारत में गए हैं और वहीं पे बसे रह गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ए, सी, डी। अगला है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में भातृक बहुप्रथा थी? तो भातृक बहुप्रथा थी जो है टोडा। किसमें? टोडा जनजाति। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। ट्रांसलेट गलत हुआ है टोडा, लेकिन टोडा होगा। अगला है, अनडिस्कार्टेड कम्युनिकेशन की संकल्पना या अविकृत संचार की बात किसने कही है? तो मैनुअल कैसल ने नहीं, बोर्दियो ने नहीं, तो हाइबरमास इसके जो है राइट आंसर होगा कि अविकृत संचार की बात करते हैं जो कि हाइबरमास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक शोध में त्रिभुजन या ट्रायंगुलेशन का एक प्रकार नहीं है? तो डेटा का त्रिभुजन होता है, गुणात्मक, मात्रात्मक। अन्वेषक या खोज का हो सकता है, प्रणाली वैज्ञानिक त्रिभुजन हो सकता है, लेकिन प्रतिदर्श त्रिभुजन की जो है बात नहीं कही गई। तो यहाँ राइट आंसर जो माना गया है वो थर्ड है। अगला है, तो कंपटीशन या कंपीटिंग फंक्शन एंड एनवायरनमेंट जो पुस्तक है ये किसकी है? तो ये पुस्तक है कैटोन एंड डेनलप। पोएट मॉडल किसने दिया? तो पोएट मॉडल ओडी डंकन की है। इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन जो पुस्तक है उसकी बात करते हैं मोल और स्पारगारेन ने। और सोसाइटल एनवायरमेंटल डायलेक्टिक की बात करते हैं एलन स्नेबर्ग। तो कंपीटिंग फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट डब्ल्यू कोटेन और डेनलप, पोएट मॉडल ओडी डंकन, इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन मोल एंड स्पारगारेन एंड सोसाइटल एनवायरमेंटल डायलेक्टिक की बात करते हैं एलन स्नेबर्ग। तो ये भी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला है, कार्यप्रणाली और वैधता और न्याय संगत मत इनके बीच विभेद के संदर्भ में ज्ञान। कार्यप्रणाली, वैधता और न्याय संगत विचार के बीच भेद में संदर्भ में जो ज्ञान का सिद्धांत है उसको हम क्या या किस रूप में जानते हैं? तो उसको हम ज्ञान मीमांसा के रूप में जानते हैं। अगला है, सामाजिक अनुसंधान के अवयवों या इकाइयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यह प्रश्न हमें थोड़ा कन्फ्यूजन वाला लगा कि इसमें जो राइट आंसर दिया है वो इसका सी दिया है कि कालक्रम किसी सिद्धांत के निर्माण में सबसे पहले अवधारणा ही आ जाएगी, उसके बाद
इन्होंने दे दिया कि चर आएगा, फिर उसके बाद इन्होंने कहा प्रारूप, कथन आएगा, फिर प्रारूप आएगा। और हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए था कि सबसे पहले चर आता, या कोई स्टेटमेंट हम बनाते, प्रश्न कथन बनाते पहले, फिर कथन का प्रारूप क्या होगा, पहले कथन फिर प्रारूप। तो ये भी क्वेश्चन हमें बहुत वो नहीं लगा। तो यहाँ जो दिया है आंसर वह CD, मतलब नंबर 1 पे पहले अवधारणा, फिर उसके बाद चर, उसके बाद इन्होंने कहा कि भैया कथन आएगा, और चौथे नंबर पे इन्होंने प्रारूप को रखा है। तो ये भी ड्रॉप होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि किसी सिद्धांत के निर्माण में पहले अवधारणा से पहले चर आना चाहिए था। तो अभी डाउटफुल है। अगला है हरित क्रांति। औद्योगिक लिखित या अधोलिखित राजनैतिक और आर्थिक घटनाएं भारत में राजनैतिक, भारत के जो है राजनैतिक ऐतिहासिक तो राजनैतिक और आर्थिक घटनाएं जो कि भारत के राजनैतिक इतिहास में घटी हुई है, उनको पहले से अंतिम लिखना है। मतलब सबसे पहले कौन आया, उसके बाद में कौन आया। तो यहाँ डेट मेंशन है। तो सबसे पहले गेट आया था, मतलब व्यापार प्रशुल्कों पर सामान्य समझौता, C आना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन जो है ड्रॉप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्रॉप, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा पहले C हो जाएगा, उसके बाद D आना चाहिए, फिर उसके बाद जो आएगा CD, फिर बैंकों का हरित क्रांति आना चाहिए, A आना चाहिए, फिर B आना चाहिए, और लास्ट में हमारा राष्ट्रीय आपातकाल आना चाहिए। तो CD AB E इसका जो है राइट आंसर होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं दिया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अगर 1962 में पहली बार हुआ था, अगर इसको भी देखा जाए तो सबसे पहले C आना चाहिए, उसके बाद D आना चाहिए, और उसके बाद तब E आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन जो है हमारा 100% ड्रॉप होना चाहिए। अगर आप चैलेंज करना चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसके डेट को स्क्रीनशॉट लेकर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये हमने ऑथेंटिक वेबसाइट से ही जाकर सारे डेट उठाए हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है ड्रॉप होना चाहिए। अगला है डेविड हेल्ड ने जो है, डेविड हेल्ड और उनके सहयोगियों ने वैश्वीकरण के विषय में तर्क में 3 बृहद शाखाओं की बात की है कि वैश्वीकरण में 3 चीज़ें होती हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो डेविड हेल्ड ने पहले तो अति वैश्वीकरण की बात की है, वैश्वीकारक की। तो हाइपर ग्लोबलाइजर्स। और देखिए यहाँ जो हिंदी में इसका दोनों A और B सेम है। उसके बाद इसका जो है यहाँ हाइपर है, वहाँ हाइपो है, बस इतना ही अंतर है। हिंदी में देखने पर अति और अधिवैश्विक, तो इसका B हो जाएगा हाइपर ग्लोबलाइजर्स। दूसरा इन्होंने कहा कि संशयवादी, स्केप्टिक्स, और तीसरा इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट या रचनान्तरणकारी की बात कही है। तो B, C और E जो है इसका राइट आंसर होगा। तो B, C हमारा सेकंड है कि हाइपर ग्लोबलाइजर्स अति वैश्वीकारक, संशयवादी और रचनान्तरणवादी। अगला इसका प्रश्न है संकेत और प्रतीकों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम संकेत विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो ये सही है। अगला है रेडक्लिफ ब्राउन ने अपना फील्ड वर्क कहाँ किया है? तो रेडक्लिफ ब्राउन फील्ड वर्क कहाँ करते हैं? पहला तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे करते हैं, तो A होगा। दूसरा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया है, तो A और C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में विद्वान है, दूसरे में उनकी अवधारणाएं या योगदान है। तो G.P. मार्डॉक कहते हैं कि परिवार सार्वभौमिक है। क्या है? द यूनिवर्स फंक्शन ऑफ फैमिली इनकी जो है प्रमुख कार्य है या योगदान। टालगट पार्सन्स कहते हैं कि द बेसिक एंड रिट्रोड्यूसिबल फंक्शन ऑफ फैमिली। उसके बाद लीच कहते हैं, लीच ने जो दिया है, कहा कि ए रनवे वर्ल्ड
रनवे सोसाइटी की बात करते हैं गिडिंग्स, और रनवे वर्ल्ड की बात करते हैं लीच। और आर.डी. लैंग बात करते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली नामक पुस्तक जो है आर.डी. लैंग की है, लैंग। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा इसका थर्ड होना चाहिए। कि जी.पी. मार्डॉक ने कहा द यूनिवर्सल फंक्शन ऑफ फैमिली पुस्तक उनकी है। कालगेट पार्सन ने कहा बेसिक एंड इरिड्यूसिबल फंक्शन ऑफ फैमिली। लीच ने कहा ए रनवे वर्ल्ड। और आर.डी. लैंग की जो है द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली। थर्ड ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य मार्शल मैक्लुहान की मीडिया की समझ से संबंधित है या जुड़ी हुई है। तो मार्शल मैक्लुहान काहे की बात करते हैं। तो उन्होंने प्रिंटेड पेज संपूर्ण सहभागिता की मांग करता है, जैसा कि टेलीफोन में नहीं होता है। तो एक कथन गलत है। उनका प्रिंट जो है वह व्यक्ति की प्रौद्योगिकी है, आम आदमी के पास जाती है, जैसे पेपर हो गया, न्यूज़पेपर, ये सब कि आम आदमी तक पहुँच हो जाती है। सिनेमा भाव शून्य होता है, तो इसकी बात भी ये नहीं करते हैं। भाई सिनेमा में भावनाएँ होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। टेलीविज़न के माध्यम या टेलीविज़न भाव शून्य माध्यम है, तो ये भी सही है कि जो टेलीविज़न है उस पर व्यक्ति भाव माध्यम हो जाता है, भाव शून्य माध्यम हो जाता है, कि उसमें अपने भावनाएं उसको नहीं बता सकता। अगला है ये सभी जो है माध्यम संदेश हैं, तो ये भी सही है। बी, डी और ई जो है इसका राइट आंसर है, मैक्लुहान। अगला है टोल्चलिन और डोनिंग के अनुसार गुणात्मक शोध में आकलन के लिए वैकल्पिक मानदंड का जो है कालक्रम के अनुसार लिखना है। तो इसका कालक्रम कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं विश्वसनीयता की, काहे की विश्वसनीयता की। दूसरे नंबर पे इन्होंने बात की है स्थानांतरणीयता, मतलब स्थानांतरणीयता। तीसरा नंबर इन्होंने निर्भरता को रखा है, और चौथे नंबर पर पुष्टि योग्यता को। तो लास्ट में डी होगा। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 4 सही होगा। विश्वसनीयता, स्थानांतरणीयता, निर्भरता और पुष्टि योग्यता। ट्रोचिम एंड डोनली। तो ये नई क्वेश्चन है जो मान के चलिए कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, या हम भी कई बुकों में नहीं मिलता है। सब आपको मिल जाएगा किसमें, जो अभी आ रही है इग्नू की बुक्स, उनमें ये सब चीज़ें नई अपडेट होती रहती हैं, तो वहाँ पे आपको मिल सकता है। तो यह राइट आंसर जो है इसका 4 हो जाएगा। अगला है मीडिया ऑडियंस मॉडल का उदय सबसे पहले और बाद में सही कालक्रम के अनुसार अलग बना। तो सबसे पहले जो मीडिया आई थी वह हाइपोडर्मिक मॉडल आया था। कौन सा, डी। तो इसमें से डी केवल 2 ऑप्शन में है। उसके बाद आया था क्या हमारा ग्रेटिफिकेशन, डी के बाद बी। उसके बाद ए आया था हमारा इंटरप्रिटेटिव मॉडल, और सबसे लास्ट या हाइपर रियलिटी मॉडल सबसे हमारा लास्ट में आया। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। अगला है ऊपर देखिए सन हमने मेंशन किया है, आप देख भी सकते हैं, जैसे कि जहाँ। उसके बाद पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। पावर एंड अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी किसकी पुस्तक है। तो ये बात करते हैं मैक्स वेबर, पावर, सत्ता और वैधता की। डायड और ट्रायड, द्वि और त्रिक समूह की बात करते हैं जॉर्ज सी मेल। लॉजिको एक्सपेरिमेंटल सोशियोलॉजी, जहाँ लॉजिक एक्सपेरिमेंटल मतलब तर्क और प्रयोग एक साथ आ जाए, तो वहाँ विल्फ्रेडो पैरेटो। माइंड सेल्फ सोसाइटी जी.एच. स्मिथ की है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3rd। क्या हो जाएगा 3rd ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला है पियरे बोर्दियो की निम्नलिखित कृतियों में कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका भी कालक्रम के अनुसार बहुत ही गड़बड़ दिया है। जब सही आंसर नहीं देना है तो आप कालक्रम अनुसार क्यों पूछते हैं, बहुत ही। अब देखिए इसका पहला तो डिस्टिंक्शन आ जाना चाहिए, मान लीजिए सी आ गया, तो सी 2 ऑप्शन में है। दूसरे नंबर पे जो इनकी पुस्तक आएगी वह ई आएगी, तो यहाँ ई ना आके पहले आएगी
बी, क्या आएगी? बी। लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस 1990। तो सी और बी, ये भी मान लीजिए निगलेक्ट कर दिए। और तीसरे नंबर पे इनकी पुस्तक आनी चाहिए थी लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक पावर। लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक पावर 1991, मतलब ई आना चाहिए। और चौथे नंबर पे इनकी पुस्तक आनी चाहिए एन इन्विटेशन टू रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी 1992, मतलब ए। और लास्ट में इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा, मास्कुलिन डोमिनेशन। तो ऐसा कोई जो है यहाँ पर विकल्प दिया नहीं गया है। ये भी क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं, जैसा हम कल ही बता चुके थे कि इसको भी चैलेंज किया जाना चाहिए। और इसका जो राइट आंसर दिया है एनटीए ने वो 2 को दिया, किस बेस पे दिया है और आप जाने। तो इसका राइट आंसर होगा CBEAT, मतलब डी लास्ट में आएगा। तो ये भी चैलेंज किया जा सकता है। अगला है, तो क्वेश्चन आईडी क्या है इसकी 7087। अगला है, सैद्धांतिक प्रतिचयन का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है? जब। तो कब कब किया जा सकता है? तो आधार समाविष्ट का विस्तार पूर्वक ज्ञात नहीं होता तब किया जा सकता है। आधार समाविष्ट के गुणधर्म पूर्व ज्ञान नहीं होगा तब किया जा सकता है। प्रतिदर्श अमाप पूर्व ज्ञात नहीं होता है तो ये भी तभी किया जा सकता है। और प्रत्येक चरण के मानदंड को परिभाषित करने के लिए प्रतिचयन अवयव को बार बार आहरण तब किया जा सकता है। प्रतिचयन को पूरा हो जाता है जब सभी प्रतिदर्शों का अध्ययन हो चुका है। तो ये जो है ऑप्शन हमारा ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ABCD। अगला है वीमेन इन डेवलपमेंट। तो वीमेन इन डेवलपमेंट अर्थात WID निम्नलिखित में से किस सैद्धांतिक उपागम से जुड़ा हुआ है? तो यह उदारवादी आधुनिकता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदार आधुनिकता का सिद्धांत। तो डिस्टरबेंस के लिए हम थोड़ा माफ़ी चाहते हैं। तो यह राइट आंसर हो जाएगा 3rd। अगला है, सूची 1 को 2 से मैच कराना है। तो द वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो वैल्यूज़ ऑफ प्रोपोजिशन की बात करते हैं चार्ल्स C. होमस। सिम्फैटिक्स इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं हमारे कौन? चार्ल्स कुले। होमो सोशियोलॉजी कस की बात करते हैं कोलमैन होमो सोशियोलॉजिकस। और प्रैक्टिस की बात करते हैं पियरे बोर्दियू। अगर आपको यहाँ एक आंसर पता, मान लीजिए कुछ नहीं पता था, केवल आपको पियरे बोर्दियू के प्रैक्टिस की बात पता होती, अभ्यास की बात, तब भी इसका राइट आंसर आप 3rd लगा सकते थे, डी का 2nd। तो यह राइट आंसर जो हो जाएगा 3rd। अगला है, तो 19वीं शताब्दी में बॉम्बे में अभिजात्य अंग्रेजी शिक्षित साहित्यों विदों को निम्नलिखित सिविल सोसाइटियों का उद्घाटन किया गया था। तो सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन आया उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आई थी कौन सी हमारी? लिटरेटली सोसाइटी ऑफ बॉम्बे आई थी, मतलब सबसे पहले डी। उसके बाद रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड बॉम्बे की शाखा आई थी 1823 में, सी। उसके बाद हमारा आया था जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, ए। और उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी बॉम्बे 1896 सबसे लास्ट में आया था। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3rd, DCAB। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो रिस्क सोसाइटी की बात करते हैं उल्ड्रिच बेक, 1/4। साइलेंट स्प्रिंग, ये भी कई बार बुक पूछी जा चुकी है, तो रचेल कार्सन की है।
तो बी का थर्ड, ये भी डिलीट हो गया। द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं एंथनी गिडिंग्स। और द पॉपुलेशन बॉम्बे की बात करते हैं पॉल एहलरिच। अब यहाँ आपको देखने को मिल रहा है द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंथनी गिडिंग्स की, जो कि नई पुस्तक लेटेस्ट है, इसको पूछा गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हमारा 4 हो जाएगा। क्या 4। अगला है जहाँ लोग दीर्घकालिक साथी संबंध में होते हैं और वे अन्य लोग उन्हें एक युगल की तरह मानते हैं। क्या युगल की तरह, परंतु वे अधिकांश समय पृथक रहते हैं के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो उसमें क्या कहा जा सकता है उन्हें? तो यह सपृथकवास निबंध है। क्या है? सपृथकवास। ये लगभग आपका लिव इन रिलेशनशिप से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है कि एक लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और लोग उन्हें युगल के रूप में भी देखते हैं, लेकिन आगे चल के वह अलग अलग, जैसे मान लीजिए अपना अलग अलग जॉब कर रहे हैं तो ज़्यादातर समय वो अलग ही रहते हैं, लेकिन देखने वाले एक रूम में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, लिव इन रिलेशन है, तो उसको सपृथकवास संबंध कहा जाता है। अगला है सांख्यिकी बोध में एक अनभित प्रतिदर्श के चयन के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि प्रत्येक इकाई की चयन की संभावना प्रायिकता में क्या होना चाहिए। तो जब दैव निदर्शन का प्रयोग हम करते हैं तो उनमें हमें डेटा का जो इकाई है उसको चुने जाने के लिए बराबर मौका मिलना चाहिए और स्वतंत्र होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1, बराबर और स्वतंत्र। अगला है जब एक उपसंस्कृति स्पष्ट रूप से सुविचारित रूप से बेहतर संस्कृति के निश्चित पक्षों का विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है। तो इसे हम प्रति संस्कृति के रूप में जानते हैं, काउंटर कल्चर के रूप में जानते हैं। जब विरोध की बात हो तो काउंटर कल्चर, और सहयोग की बात आ जाए तो उपसंस्कृति कहते हैं। तो यहाँ ये सही है इसका। अगला है जुर्किन हैबरमास ने निम्नलिखित कार्यों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हैबरमास की पुस्तकें हैं। तो हैबरमास की पहली पुस्तक थी नॉलेज एंड इंटरेस्ट। कौन थी? नॉलेज एंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले बी आ जाएगा 1968 में। उसके बाद उन्होंने लेजिस्लेटिव क्राइसिस की बात की 1973 में। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड इवोल्यूशन सोसाइटी 1976, और लास्ट में थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन की बात करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 3rd, और सही हमारा आंसर हो जाएगा 3। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर भी अगर आपको जैसे कुछ नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि चंद्रयान 3 2023 में जो है लाया गया था। तो डी का सेकंड होगा। तो डी का सेकंड केवल एक ही ऑप्शन में है, 3rd में। तो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च कब गठित की गई थी? तो यह 1962 में गठित किया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब आई थी? तो उसके बाद वही 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कब आया? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 1972 में आया। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 3rd। अगला है संवैधानिक अधिनियमों के संशोधन को कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले क्या आया था इसमें से पहले वो जान जाते हैं। तो सबसे पहले आया था हमारा पंचायती राज अधिनियम 1992 में। संविधान संशोधन कौन था? तो 73rd अमेंडमेंट था। तो सबसे पहले सी आ जाएगा। उसके बाद शिक्षा का अधिकार हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसमें दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का द्विविभाजन 89वें अनुसंधान संशोधन 2003 में हुआ था। तो उसके बाद ई आ जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद आर्थिक रूप से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा 2017 में 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया। और लास्ट में हमारा आएगा कौन सा?
EWS जो अभी लेटेस्ट में आया है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण। अगर आपको कुछ नहीं पता था तो अगर आप चाहते हैं कि EWS अभी नया नया आया हुआ है, उस हिसाब से लास्ट ऑप्शन हमारा बी होना चाहिए, तो इससे भी हमारा चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाता है। अगला है फोर्डवाद। तो फोर्डवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं इनमें से? तो मानकीकृत कार्यों को नित्य कर्मों में अपनाना, तो एक स्टैंडर्ड हो जाता है, वैज्ञानिक हो जाता है, तो ये सही है। कामगारों को जनसमूह और नौकरशाहीकृत संगठनों के परिणाम स्वरूप उदय, तो ये भी सही है कि फोर्डवाद आया तो एक नौकरशाह पद्धति प्राइवेट संस्थाओं में भी चली, जो काम वर्ग में उसमें हायरार्की देखने को मिला, तो ये भी सही है। विकेंद्रित सामूहिक तालमेल मोल तोल केंद्रीकृत मेल तोल को प्रतिस्थापित करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और असेंबलिंग लाइन जैसी अमान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग हो गया, तो ये भी सही है कि कोई कुछ कर रहा है, कहीं बन रहा है, लाके असेंबलिंग कर दे रहे हैं, बात खत्म हो जा रहा है। तो ए बी डी जो है इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? ए बी डी। कामगार अधिक भिन्न हो जाते हैं क्योंकि लोगों को अधिक विभेदित वस्तुएं, जीवन शैली, सांस्कृतिक निर्गत नहीं। तो जब फोर्डवाद आया तो लगभग सब विभेदित वस्तुएं नहीं, सबकी जीवन शैली लगभग एक जैसी हो गई, अलग अलग नहीं हुई। मजदूर वर्ग चाहे यहाँ का हो चाहे अमेरिका को, लगभग उसकी जीवन शैली एक जैसी है। ये भी गलत है, तो ए बी डी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट शीर्षक की मासिक पत्रिका का संपादन किया है? तो इसको एक बार सर्च करेंगे। तो निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट शीर्षक नामक मासिक आवधिक पत्रिका का संपादन किया है? संपादन तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर। कौन? श्यामाजी कृष्ण वर्मा। अगला है उस कामगार को क्या कहते हैं जिसमें काम में दूसरे वस्तुओं, सेवाओं और सांस्कृतिक उत्पादों के उपभोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है या करना सम्मिलित होता है? तो उसको यहाँ जो राइट आंसर माना गया हुआ है सांस्कृतिक मध्यवर्तक। क्या? सांस्कृतिक मध्यवर्तक। अगला है निम्नलिखित में से किस समाज वैज्ञानिक ने नेटवर्क और प्रवाह की बात किसने कही है? तो नेटवर्क और प्रवाह की बात करते हैं मैनुअल कैसल। अगला है किसी भी राजनैतिक तंत्र में शक्ति के 3 आधारभूत स्रोत पहचाने हैं। तो आधारभूत स्रोतों में क्या क्या सम्मिलित होगा? तो क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए? तो बल है, प्रभाव या प्राधिकार, प्रभाव है और प्राधिकार है। सी डी ये जो है इसका आंसर होगा। क्या क्या? प्रतिष्ठा और वर्ग की, तो वर्ग की बात होती नहीं है, तो बी से ऐसे ही 2 ऑप्शन निगलेक्ट हो गया। राजनैतिक शक्ति के आधारभूत में हमारी प्रतिष्ठा नहीं आती है। हाँ, बल आता है, प्रभाव आएगा कि भाई आपके किसी प्रभुत्व किसके ऊपर कितना है, प्राधिकार या सत्ता होती है। तो बी डी सी डी इसका जो है राइट आंसर होगा। कौन सा? सी डी। अगला है मीडिया के आदर्शक सिद्धांतों को उनके कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो मीडिया के आदर्शक को उनके कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो ऐसे क्वेश्चन को क्रोनोलॉजी में देने का कोई तात्पर्य नहीं रहता। बुक दे रहे हैं, मान लीजिए सही है, और धारणाएँ दे दिए वो भी सही है, लेकिन इतना जटिल प्रश्न पूछने से कोई मतलब है नहीं। और ये सब अपडेटेड पुस्तकों में कालक्रम के अनुसार दे भी नहीं जाती, कुछ दिया रहता है, कुछ नहीं दिया रहता है। चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो माना है इन्होंने 4 को माना है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की बात करते हैं। तो सबसे पहले सत्तावादी सिद्धांत आया, इन्होंने माना कि नंबर 1 पे हमारा आया सत्तावादी सिद्धांत, नंबर 2 पे उदारवादी आ गया, और नंबर 3 पे सामाजिक उत्तरदायित्व, नंबर 4 पे सोवियत साम्यवादी, और नंबर
5 पे जो है डेवलपमेंट ऑफ मीडिया का सिद्धांत। तो मान लीजिए ई तो लास्ट में आएगा ही आएगा। और यहाँ उदारवादी और सामाजिक दायित्व में कन्फ्यूजन है, फिर भी हम मान के चलते हैं इसका, क्योंकि हमने सोर्स ढूंढा कहीं मिला नहीं, इसलिए इसकी डेट जो है हम मेंशन नहीं कर पाए हैं। तो ये भी हमारे लिए डाउट में है, लेकिन इसका जो राइट आंसर इन्होंने माना है वो 4 को माना। किसको? 4 को। अगला प्रश्न है, रोल हैंडीकैप की समाजशास्त्र में किसने शब्द दिया है? हैंडीकैप या भूमिका विकलांगता की बात करते हैं एच.डी. किर्क। अब देखिए यहाँ भी जो प्रश्न, इसको भी क्या करते हैं, ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पूछा गया कौन सा उलेरिच बेक के जोखिम के सिद्धांत के सत्य नहीं है। जोखिम के सिद्धांत के विषय में जो है सत्य नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ होना चाहिए तो कौन सा सत्य है, तब तो ऑप्शन सटीक खाते, लेकिन पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, इसलिए एक ऑप्शन ड्रॉप होना चाहिए। तो उलेरिच बेक जो है उन्होंने कहा आधुनिकता अनुवर्ती जोखिम की खुली आलोचना करते हैं कि भैया आधुनिकता में कितनी जोखिम है, उसकी आलोचना करते हैं। सही बात है। उलेरिच बेक का शोध ग्रंथ तर्क देता है कि पश्चिमी देश जो है औद्योगिक या वर्ग समाज से आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि भूख श्रेणियाँ और कुहासा लोकतांत्रिक है, ये भी कथन इनके बारे में सही है। ए और सी सही है। और यहाँ पूछा कौन सा सत्य नहीं है। अगर इस हिसाब से देखा जाना चाहिए तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, इसको क्या होना चाहिए, ड्रॉप। उलेरिच बेक ने निष्कर्ष निकाला आधुनिकता के पास उन समस्याओं का समाधान करने की क्षमता नहीं है जिन्हें यह उत्पन्न करती है। तो ये भी कुछ हद तक जो है कथन सही लग रहा है कि उन्होंने कहा कि जैसे प्लास्टिक आया आधुनिकता में, लेकिन प्लास्टिक का समाधान नहीं मिल रहा है, क्योंकि उससे खतरा उत्पन्न हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाया है। बेक ने जोखिम साधारण लोगों के लिए बड़े तौर पर अदृश्य होता है, तो ये भी कथन ये भी जो है सही है। उन्होंने कहा कि आम जनता को दिखाई नहीं देता कि इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, अदृश्य होता है, उन्हें नई नई बीमारियां हो जा रही हैं जो जिसकी पता साधारण लोगों को नहीं चल रहा है। तो इसलिए यह क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है निम्नलिखित परिप्रेक्ष्यों में उस दृष्टिकोण के माध्यम से सामाजिक स्तरीकरण के उद्देश्य को पहचानिए। तो सामाजिक स्तरीकरण की बात किनमें होती है? तो सामाजिक स्थितियों को बढ़ती हुई सुगमता बनाना, मतलब प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण मानता है कि स्तरीकरण जो है स्थिति को मैनेज करने के लिए किया जाता है जो सुगम हो जाती है, तो सही है। शोषण को सुगम बनाता है, तो द्वंद्वात्मक जो समाजशास्त्री मानते हैं कि उन्होंने कहा कि स्तरीकरण जो है वह शोषण करता है, जैसे मार्क्स ने कहा कि उच्च वर्ग निम्न वर्गों का शोषण करता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। लोगों की जीवन शैलियों को प्रभावित करता है, तो ये भी कथन सही है कि किस तरह हायरार्की जब स्तरीकरण होता है तो उच्च लोगों के संदर्भ समूह का काम करते हैं, उनकी जीवन शैली बदलना चाहते हैं, तो ये भी प्रभावित होती है। तो ए बी सी जो है इसका राइट आंसर है। क्या क्या? ए बी सी, इसका राइट आंसर 1 हो जाए। सबसे तंदुरुस्त की उत्तरजीविता, तो उद्विकासवादी में स्तरीकरण करता है कि एक तरफ से बढ़ता जाता है, और सामाजिक स्तरीकरण में कभी सामाजिक संतुष्टि नहीं होती है, तो ए बी सी सही है। अगला है किसने पवित्र चीज़ों के संदर्भ में विश्वास प्रथाओं को एकीकृत के रूप में परिभाषित किया है? तो धर्म को पवित्र माना है एमाइल दुर्खी ने। किसने धर्म को पवित्र माना है? एमाइल दुर्खी। अगला है, तो इसमें भी कहा है कि सिद्धांत शोध सिद्धांत के विषय में या उसकी भूमिका में क्या क्या सत्य है? तो शोध के अभिन्यास को उपलब्ध कराता है, सही है। सिद्धांत उसका साकरण नहीं करता जो कि अध्ययन उद्देश्य के विषय से पहले ज्ञात किया जाता है, तो एक कथन करता है, इसलिए ये गलत है। सिद्धांत ज्ञान अंतरालों को निर्दिष्ट करता है, तो ये भी नॉलेज गैप की बात करता है कि भैया उसमें क्या नहीं था, इसमें क्या है। सिद्धांत तथ्यों की प्रागुकिकता या प्रागुक्ति करता है, तो ये भी कथन सही है।
और सिद्धांत डेटा के सत्यापितकरण और वर्गीकरण करता है, ये भी कथन सही है। तो बी को छोड़ बाकी सब सही है। तो ए सी डी इसका जो है राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आज लास्ट डेट है क्वेश्चन आंसर चैलेंज करने का, आप ज़रूर से चैलेंज करें। धन्यवाद।